हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक का जो है पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। इसका कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं? पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन मतलब मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक का जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड जो है कवर कर लिया था। इन दोनों पार्ट्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री कहाँ से होती है ना। और पार्ट ए के बारे में हमने पढ़ लिया था जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और इसका जो पुराना नाम था वो सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। हमने पार्ट बी के बारे में भी पढ़ लिया है जिसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो है पूरे मालवा वाले रीजन को जो है शामिल किया गया था। पार्ट बी में इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। हमने जो है भोपाल रियासत और बिंद प्रदेश पार्ट सी के अंतर्गत जो शामिल किए गए थे उनको भी जो है अच्छे से पढ़ लिया है। तो यदि आपने पिछले जो है 2 वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, तभी जो है ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक ना। हम जो है 1 नवंबर 1956 तक पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। मतलब कि राज्यों के गठन के लिए जो है कई समिति या कई आयोग बनाए गए थे, जिनमें से जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से कमेटीज मतलब समिति और आयोग बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है, सबसे पहले हेडिंग में लिखना है कमिटीज फॉर्मेट फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठन के लिए जो है बनाई गई समितियां। तो कौन कौन सी समिति बनाई गई थी राज्यों के गठन के लिए, फिर मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से किया गया है ना, कब किया गया, फिर जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया उस समय जो है मध्य प्रदेश का मैप किस तरीके से हुआ करता था, और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती थी, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है ना। ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में डालना है कमिटीज फॉर फॉर्मेट फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है बनाई गई समितियां। तो पहला आपको लिखना है धर कमीशन। पहला जो आपको लिखना है वो कौन सा जो है धर कमीशन, या कह सकते हैं धर कमेटी। तो पहला आपको लिखना है धर कमेटी जो है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो राज्यों के गठन के लिए जो है इसका जो है निर्माण किया गया था धर कमीशन का या धर कमेटी का। तो इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि धर कमीशन का फॉर्मेशन जो किया गया था ये जून 1948 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ज़्यादातर राज्यों के लोगों की जो मांग थी वो यह थी कि भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, न कि उनकी सीमाओं को या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक धर समिति बनाई गई थी। धर समिति इसलिए बनाई गई थी कि वे जो है अध्ययन करें कि क्या वास्तव में जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है पहली बार जो है धर समिति बनाई गई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो धर समिति का निर्माण किया गया था जून 1948 में। और अगला आपको याद रखना है कि इसके चेयरमैन जो है चेयरमैन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है एफ के धर जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एफ के धर। और अगला आपको याद रखना है इसमें 2 जो थे वो मेंबर थे सदस्य थे, और 2 सदस्य कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है कि एक थे जगत लाल। कौन थे? जगत लाल नहीं, जगत नारायण। कौन थे? जगत नारायण। और जो दूसरे सदस्य थे वो थे पन्ना लाल। कौन थे? पन्ना लाल। तो आपको याद रखना है
कि जब जो है भाफा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो समिति बनाई गई थी, धर समिति, इसका निर्माण कब किया गया था? जून 1948 में। और इसके अध्यक्ष जो थे FK धर थे और इसके 2 सदस्य थे, एक थे जगत नारायण और एक थे पन्नालाल। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिटेड की वो कब की? इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो पेश की, तो याद रखना है आपको, रिपोर्ट सबमिटेड। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिटेड की? तो आपको याद रखना है दिसंबर 1948 को। कब जो है अपने इन्होंने जो है अध्ययन करके रिपोर्ट दी? दिसंबर 1948 में। और इन्होंने जो है रिकमेंडेड क्या किया? यहाँ पर रिकमेंडेड क्या किया था इन्होंने? तो रिकमेंडेड इन्होंने किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो इस समिति का सुझाव यह था कि जो राज्यों का गठन किया जाना चाहिए वो भाषाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। यह किस समिति ने सुझाव दिया था? तो यह धर समिति ने जो है सुझाव दिया था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। जब इन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्यों का गठन जो है भाषाओं के आधार पर ना करके जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, इससे पूरे देश में जहां जहां भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण की जो है मांग की जा रही थी, वहां क्या हो गया? काफी असंतोष फैल गया। असंतोष फैलने के बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा जल्द से जल्द जो है जून 19 मतलब कि जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की, फिर इन्होंने जो सुझाव दिया, इससे पूरे भारत जहां लोग जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो है मांग कर रहे थे, वहां जो है असंतोष फैलने के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक और समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? तो आपको याद रखना है JVP कमेटी। कौन सी जो है कमेटी बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है JVP कमेटी बनाई गई थी। किस कमेटी के बाद बनाई गई थी? तो धर कमेटी के बाद बनाई गई थी। ठीक है ना। तो इनके जो है इनका जो सुझाव दिया गया था, इसको जो है केंद्र सरकार ने जो है असंतोष फैलने के कारण जो है इनकी मानने की, फिर से दोबारा कमेटी बनाई, JVP कमेटी। JVP कमेटी कब बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है कि दिसंबर 1948 में ही जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था। कब किया गया था इसका फॉर्मेशन? तो दिसंबर 1948 में ही जो है JVP कमेटी बनाई गई थी। अगला आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब सबमिटेड की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिटेड की थी, रिपोर्ट सबमिटेड कब की थी? तो आपको याद रखना है 1949 में। 1949 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिटेड की थी। और इसमें कितने जो है सदस्य थे? तो आपको याद रखना है 3 मेंबर थे। 3 मेंबर को मिलाकर जो है JVP कमेटी समिति बनाई गई थी, जिसमें J का मतलब जो है जवाहरलाल नेहरू, V का मतलब जो है वल्लभ भाई पटेल और P का मतलब है पट्टाभी सितार रमैया। सबसे पहले आपको लिखना है कि इसमें जो 3 मेंबर थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरे जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये जो तीनों थे वो JVP कमेटी के जो थे सदस्य थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिटेड की 1949 में। इसका फॉर्मेशन 1948 में किया गया था। 3 सदस्य थे और इन्होंने जो है रिकमेंडेड क्या किया? तो इन्होंने जो है रिकमेंडेड तो इन्होंने क्या किया? इस समिति ने भी जो है राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर, इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने जब इस समिति ने जो है, लिख लीजिएगा, इट वाज रिजेक्टेड
रिजेक्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फूड बेसिस ऑफ द लैंग्वेज चिफ। तो इन्होंने क्या किया कि राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, यह रिकमेंड किया कौन सी समिति ने, तो जेवीपी कमेटी ने। जब इन्होंने यह सुझाव दिया तो फिर क्या हुआ, और अत्यधिक आंदोलन जो है होने लगे। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने अलग से हिंदी राज्य की मांग की, और जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उन्होंने जो है अलग से तेलुगु भाषी राज्य की मांग करने लगे। जो मराठी भाषा क्षेत्र के लोग थे वो अलग से मराठी राज्य की मांग कर रहे थे। इससे जो है देश में और अत्यधिक असंतोष फैलने लगा और ज्यादातर जो है आंदोलन होने लगे, भूख हड़ताल होने लगे। इसी कारण जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1953 में जो है एक नए राज्य मतलब कि भाषा के आधार पर जो है पहले राज्य का गठन कर दिया गया। और वो पहला राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठन किया गया पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को किससे अलग करके किया गया था, तो ये मद्रास जो था मद्रास में एक जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र था। तेलुगु जो है भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया था और इसी तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके जो है आंध्र प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए जो है काफी आंदोलन हुए, काफी भूख हड़ताल किए गए और इसमें जो है इसी राज्य की मांग के लिए तेलुगु भाषी जो है क्षेत्र व राज्य की मांग के लिए जो है 56 दिनों तक जो है भूख हड़ताल किया गया। और इसी भूख हड़ताल में जो है एक कांग्रेस कार्यकर्ता नेता थे, कौन, आपको याद रखना है पुट्टी फ्री रामलू। ये एक जो है कांग्रेसी जो है नेता थे। इन्होंने जो है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की शुरुआत की थी। तो 56 दिनों के हड़ताल के बाद जो है 16 दिसंबर 1952 को जो है इनका निधन हो गया था। तेलुगु भाषी क्षेत्र व भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करते समय आंदोलन के दौरान, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, जब इनका निधन हो गया तो और अत्यधिक जो है आंदोलन फैल गया। अत्यधिक आंदोलन फैल जाने के कारण जितने भी भाषी क्षेत्र थे, मतलब जितने भी अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने जो है अपने भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों की मांग करने लगे। जब केंद्र सरकार के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया है ना, तो इससे लोगों की मांगे और बढ़ गई भाषा के आधार पर। तो फिर क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक नई जो है आयोग बनाई और उस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए जो है यह आयोग बनाई गई थी। तो अगला आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगला जो है आपको हेडिंग में डालना है फजल अली आयोग। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फजल अली आयोग। अगला आपको हेडिंग में डालना है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। तो अगला आपको याद रखना है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आल्सो नोन एज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, फजल अली आयोग को। इसका निर्माण कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग का जो निर्माण किया गया था वो 22 दिसंबर 1953 को। फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 22
दिसंबर 1953 को, जब जो है इनकी मृत्यु के बाद, जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, इनकी मृत्यु के बाद जब लोग अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे भाफा के आधार पर, तब जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक नए आयोग की स्थापना की गई, फजल अली आयोग, जिसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन जो है 22 दिसंबर 1953 को किया गया था और इनको यह सुझाव दिया गया, यह निर्देश दिए गए कि आप जाओ और अच्छे से अध्ययन करो कि आप वास्तव में जो है भाफा के आधार पर किन किन राज्यों का गठन किया जाना चाहिए और किन किन राज्यों का जो गठन है भाफा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र व जो भी राज्य रखे गए थे, वहां जो है इन्होंने 2 साल तक अध्ययन किया। कितने साल तक? 2 साल तक जो है अध्ययन किया इन्होंने, और 2 साल का अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिटेड की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कब सबमिटेड की थी, तो आपको याद रखना है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 1955 को जो है इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिटेड की और इन्होंने यह सिफारिश की कि हाँ, जो राज्यों के पुनर्गठन या गठन का जो मुख्य आधार होना चाहिए, जो मेन बेसिस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? तो लैंग्वेज होना चाहिए। और ये किस आयोग ने कहा? तो फजल अली आयोग ने कहा। फजल अली आयोग ने क्या कहा कि राज्यों के गठन का जो मुख्य आधार होना चाहिए, मेन जो बेसिस होना चाहिए, मेन बेसिस होना चाहिए, इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया? यहां डबल एम पढ़ लेना। तो रिकमेंडेड इन्होंने क्या किया कि जो है लैंग्वेज फूड मेन बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो राज्यों के गठन के लिए जो है भाफा जो होना चाहिए वो मुख्य आधार होना चाहिए। ये किस आयोग ने कहा? तो ये किस आयोग ने कहा? तो आपको याद रखना है, फजल अली आयोग ने सुझाव दिया, ठीक ना। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिटेड की? 30 सितंबर 1955 को। और इन्होंने यह कहा कि जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को मिलाकर जो है कितने राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए? तो इन्होंने यह रिकमेंडेड किया कि 16 राज्य और 3 जो है यूटीज का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है इस आयोग के इन बातों को, जो इन्होंने सुझाव दिया था कि 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए जाएं, तो इसको जो है नकारा। और केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसी समिति की सिफारिश पर जो है 14 स्टेट एंड जो है 6 यूटीज का जो है गठन कर दिया 1 नवंबर 1956 को। कब कर दिया गया? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को ही जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया गया था। अगला यदि पूछा जाए कि फजल अली कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है टोटल चेयरमैन को मिलाकर जो है 3 सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली, जिनके नाम से ही जो है इस कमीशन का जो है फॉर्मेशन किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो 2 जो है मेंबर थे। कितने सदस्य थे? 2 मेंबर थे। एक कौन थे? तो आपको याद रखना है हृदयनाथ HN कुंजरू इसके पहले मेंबर थे। और जो दूसरे मेंबर थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है कि KM पणिक्कर जो थे इसके दूसरे सदस्य थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इसके 3 सदस्य थे चेयरमैन को मिलाकर। जो चेयरमैन थे फजल अली थे, जिनके नेतृत्व में जो है फजल अली कमीशन का निर्माण किया गया था। और 2 मेंबर थे HN कुंजरू और KM पणिक्कर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या निर्देश दिया था कि 16 स्टेट और 3 यूटीज का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है 14 स्टेट और 6 यूटीज का गठन किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जो है आप लोग लिख लीजिए।
इसको मैं जो है मिटा देता हूं। और अगला आपको याद रखना है कि जब जो है भाफा के आधार पर जो है मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, है ना, क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन किया गया, या मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया, इसका गठन कब किया गया, तो आपको याद रखना है इसका गठन जो किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को। किसके तहत, तो आपको याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो है इसका गठन किया गया। अगला आपको याद रखना है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने थे, तो आपको याद रखना है 43 थे। और इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है छत्तीसगढ़ का फिर जो है अलग किया जाता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब, ये सन 2000 में अलग किया जाता है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। और इसमें डिवीजन कितने थे, तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब संभागों की जो संख्या थी वो 9 थी, कहीं कहीं आपको 8 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो डाटा है वो आपको याद रखना है 9, ठीक है ना। तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो टोटल संभाग कितने थे, तो 9 थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि चेंज आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जो है गठन के बाद क्या क्या चेंज हुए ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो है के तहत जो है इसका गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट जो थे 43 थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, और संभागों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 9 थी। अगला आपको याद रखना है चेंज आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव किए गए मध्य प्रदेश के गठन के बाद। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि पार्ट ए में क्या क्या चेंजेस किए गए। पार्ट ए, तो 1 नवंबर 1956 को जो है इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसके अंतर्गत जो था विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन तीनों को मिलाकर जो है कौन से राज्य का गठन किया गया था, तो आपको याद रखना है इन तीनों को मिलाकर जो पार्ट ए के अंतर्गत था सीपी एंड बरार वाला रीजन जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसके अंतर्गत जो है कौन सा था, तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत सेंट्रल इंडिया मध्य भारत था, और इसके अंतर्गत भोपाल रियासत और विंध्य प्रदेश था। इन क्षेत्रों को मिलाकर जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है ना, इन क्षेत्रों को मिलाकर, ये आपको याद रखना है। फिर जो है जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो पार्ट ए में क्या क्या चेंजेस किए गए, ठीक है ना। तो पार्ट ए में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। जब मध्य प्रदेश का गठन होना था तो पार्ट ए में क्या चेंजेस किए गए कि पार्ट ए का जो नागपुर वाला रीजन था, सीपी एंड बरार जो था, सीपी एंड बरार जो क्षेत्र था, यहाँ 5 जो है मराठी जिले थे। कितने जिले थे, 5 जो है मराठी डिस्ट्रिक्ट थे, और ये 5 मराठी डिस्ट्रिक्ट जो थे ये 8 रीजन्स में बटे हुए थे। कितने रीजन में बटे हुए थे, 8 क्षेत्रों में बटे हुए थे, जिनमें से कौन कौन से क्षेत्र थे, इनमें से जो पहला क्षेत्र था वो था अकोला। कौन सा क्षेत्र था, तो आपको याद रखना अकोला। दूसरा जो क्षेत्र था वो था अमरावती। कौन सा क्षेत्र था, तो अमरावती था। कौन सा क्षेत्र था, अमरावती। तीसरा जो क्षेत्र था वो था बुल्ढाना। कौन सा क्षेत्र था, बुल्ढाना। अगला आपको याद रखना है कि चौथा जो क्षेत्र था वो था भंडारा। कौन सा क्षेत्र था, भंडारा। और पांचवा जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है पांचवा जो क्षेत्र था वो था चांदा। छठा जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है वर्धा। और 7वां जो मराठी क्षेत्र था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है यवतमाल। और 8वां जो क्षेत्र था वो था नागपुर। और ये 8 ऐसे क्षेत्र थे, जो 5 जिले भी इसमें सम्मिलित है। तो ये 8 ऐसे क्षेत्र थे जहां जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो क्या बोली जाती थी, मराठी। तो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर किया गया था, ठीक है ना। तो ये मराठी जो क्षेत्र थे वो किस राज्य को दे दिए गए, मध्य प्रदेश से, तो ये 8 मराठी क्षेत्र जो है ये बॉम्बे राज्य में जो है स्थानांतरित कर दिए गए
इन 8 मराठी क्षेत्रों को पार्ट ए से, मध्य प्रदेश के जो है पार्ट ए से जो है इन पूरे जो है 8 क्षेत्रों को कहां जो है स्थानांतरित कर दिया गया, बॉम्बे राज्य में जो है शामिल कर दिया गया। इनको कौन कौन से, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा और चांदा और वर्धा, यवतमाल और नागपुर को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पार्ट ए के अंतर्गत जो है 15 रियासतों को मिलाकर जो है पार्ट ए मतलब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इनमें से एक जो रियासत थी, एक थी मकड़ाई रियासत। मकड़ाई रियासत जो था ये मध्य प्रदेश के पहले जो है होशंगाबाद जिले में जो है सम्मिलित किया गया था, जो आज का नर्मदापुरम है ना। अब वर्तमान में जो ये मकड़ाई रियासत है वो एकमात्र ऐसी रियासत है जो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है 15 रियासतों में से। बाकी जो 14 रियासत थी वो बॉम्बे राज्य में ही स्थानांतरित कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो एक रियासत बची हुई है मध्य प्रदेश में पार्ट ए की, वो कौन सी है, मकड़ाई रियासत, जो वर्तमान में जो है हरदा जिले का पार्ट है। कौन से जिले का पार्ट है, हरदा जिले का पार्ट है। तो ठीक है ना। तो 8 जो क्षेत्र थे जिनमें से 5 जिले थे और ये रियासत जो है बॉम्बे राज्य को दे दिया गया जो मराठी बहुल क्षेत्र थे, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश को क्या मिला, तो मध्य प्रदेश को मिला एक जो है भैंसदेही तहसील हुआ करती थी और ये जो है नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। इसको जो है मध्य प्रदेश का पार्ट बना दिया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो कौन से लैंग्वेज का क्षेत्र था, तो हिंदी भाषी क्षेत्र था। इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और वर्तमान में जो है ये बैतूल जो है जिले का भाग है, ये भैंसदेही तहसील, ठीक है ना। तो इसको जो है नागपुर से जो है स्थानांतरित करके मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो बॉम्बे से जो है मध्य प्रदेश को क्या मिला, तो ये भैंसदेही तहसील मिली, जबकि मध्य प्रदेश से जो है बॉम्बे राज्य को क्या दिया गया, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और भंडारा और चांदा और वर्धा और यवतमाल और नागपुर को, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और बाकी जो भी बचे हुए क्षेत्र थे इनमें से 8 में से, तो बाकी जो भी क्षेत्र थे पार्ट ए के उसको किस में शामिल कर दिया गया था, तो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। अगला जो है ये तो पार्ट ए का रहा कि ना, अगला आपको याद रखना है पार्ट बी। पार्ट बी में जो है क्या क्या चेंजेस किया गया, तो पार्ट बी जो मालवा वाला रीजन था जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो क्या क्या बदलाव इसमें किए गए थे, तो पार्ट बी जिसको जो है सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत या मालवा यूनियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है एक जो है तहसील आती थी भानपुरा तहसील के अंतर्गत, भानपुरा तहसील कह सकते हैं। तहसील के अंतर्गत एक कस्बा आता था जिसका नाम था फुनेल टप्पा। ये फुनेल टप्पा को जो है ये किसके अंतर्गत आता था, मंदसौर जिले के अंतर्गत आता था। कौन से जिले, मंदसौर के अंतर्गत आता था। तो फुनेल टप्पा को जो है कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। भानपुरा तहसील का फुनेल टप्पा को जो है कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो राजस्थान राज्य में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि राजस्थान राज्य से जो है मध्य प्रदेश को क्या मिला था, तो ये कोटा जिला के अंतर्गत आने वाली फिरोज तहसील जो है मध्य प्रदेश को जो है प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में जो है विदिशा जिले का जो है पार्ट है। किसका पार्ट है, विदिशा जिले का पार्ट है, विदिशा जिले का जो है भाग है। ये तो आपको याद रखना है, राजस्थान से जो है फिरोज तहसील प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश को, जबकि भानपुरा तहसील के अंतर्गत जो फुनेल टप्पा कस्बा है इसको जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये बदलाव आए थे मध्य प्रदेश के पार्ट बी में। कौन से पार्ट में, पार्ट बी में। बाकी जो रीजन था इनको छोड़कर बाकी जो भी क्षेत्र थे उसको पूर्ण रूप से जो है मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए थे। अब अगला बात करें पार्ट सी में क्या बदलाव हुआ, तो पार्ट सी के अंतर्गत जो विंध्य प्रदेश आता था और भोपाल जो रियासत थी, है ना, तो भोपाल रियासत को, जो पूरा भोपाल रियासत था वो तो मध्य प्रदेश में ही शामिल कर लिया गया था। और जो विंध्य प्रदेश था जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड, इसको भी जो है पूर्ण रूप से किस में शामिल कर लिया गया था, तो इसको भी पूर्ण रूप से जो है मध्य प्रदेश में ही शामिल कर लिया गया था। तो इन दोनों में जो है कोई क्षेत्र बदलाव नहीं किए गए, कोई भी क्षेत्रों का स्थानांतरण नहीं किया गया, जबकि पार्ट ए और पार्ट बी में जो है कुछ क्षेत्रों का स्थानांतरण किया गया था, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो है इन क्षेत्रों के बदलाव के बाद जो है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो होप आप लोगों ने जो है ये सारी चीजें लिख ली होगी, ठीक है ना। अगला आपको क्या लिखना है, अगला आपको लिखना है कि जब जो है
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तभी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बना दी गई, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल को बना दी गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई थी, भोपाल को बनाई गई थी 1956 में। तब जो है भोपाल को जो है जिले का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। भोपाल को जिले का जो दर्जा प्रदान किया गया था वो 1972 में किया गया था। तो काफी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1956 में। जबकि यदि पूछा जाए कि भोपाल को जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो ये 1972 में, ना कि 1956 में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 1956 में जो है भोपाल को जो है जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। अब जो है जब मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था, तो मध्य प्रदेश का मैप किस तरीके से था, है ना। तो देख लेते हैं कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो है मैप किस तरह था, है ना। तो मैं जो है मैप यहां पर थोड़ा ड्रा कर देता हूं, ठीक है ना। आप लोग भी बना लीजिएगा ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तब ये छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ठीक है ना। इस तरह से जो है मध्य प्रदेश का मैप हुआ करता था। अब ये वाला जो है रीजन एक कट जाता है, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, ये छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले यहां पास जो है लिख लेना है आपको, ठीक है ना। गठन कब किया गया, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि टोटल जिले कितने थे, डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो आपको याद रखना है 43। टोटल डिवीजन कितने थे, संभाग कितने थे, 9। अगला आपको याद रखना है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसका जो एरिया था। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था, इसका जितना जो था क्षेत्रफल था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल क्या बनाई गई थी, इससे पहले, भोपाल से पहले काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल से पहले जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है नागपुर। भोपाल से पहले जो है मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो आपको याद रखना है नागपुर थी, ठीक ना। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1956 में, तब राजधानी क्या बनाई गई, तो ये भोपाल। ये तब जो है जिले का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था भोपाल को, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगती थी, है ना। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब इसकी सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगती थी, तो आपको याद रखना है इसकी जो बाउंड्री लाइन लगती थी, बाउंड्री लाइन वो 7 राज्यों के साथ लगती थी। कितने राज्यों के साथ लगती थी, 7 राज्यों के साथ लगती थी। इसकी जो नॉर्थ वाली सीमा जो है वो किस राज्य के साथ लगती थी, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के साथ लगती थी। किस राज्य के साथ लगती थी, उत्तर प्रदेश के साथ लगती थी। और इसकी पूर्वी सीमा जो है 2 राज्यों के साथ, एक बिहार और एक उड़ीसा के साथ लगती थी। इसकी जो दक्षिणी सीमा है ये भी 2 राज्यों के साथ, एक था महाराष्ट्र और एक था आंध्र प्रदेश के साथ लगती थी। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है गुजरात राज्य के साथ लगती थी। और इसकी जो है नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती थी, राजस्थान। तो कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इन 7 राज्यों के साथ जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो जाएगा राजस्थान, जिसकी नॉर्थ वेस्ट की सीमा मध्य प्रदेश के लगती थी जिसके साथ। और अगला आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला जो आ जाएगा आपका
वो आ जाएगा गुजरात। अगला जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा बिहार। अगला जो आ जाएगा उड़ीसा। अगला जो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला जो आ जाएगा महाराष्ट्र, है ना, ये हो गया, है ना। ये 7 राज्यों के साथ जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी, ठीक है ना। अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की जो है लंबाई, मतलब नॉर्थ से जो है साउथ की लंबाई टोटल कितनी थी। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ से लेकर जो है साउथ की लंबाई जो है मध्य प्रदेश की कितनी थी, अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो आपको याद रखना है 1127 किलोमीटर, 1127 किलोमीटर जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की जो है नॉर्थ से साउथ की जो है टोटल जो है लंबाई थी। अगला आपको याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की जो है टोटल लंबाई कितनी थी। तो 996 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 996 किलोमीटर की थी। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कह सकते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, या उत्तरी जिला कह सकते हैं, उत्तरी जिला नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। तो आपको याद रखना मुरैना था। कौन सा था? मुरैना, ठीक है ना। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का और वर्तमान मध्य प्रदेश का भी जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहा। तो आप याद रखना है मुरैना। कौन सा था? मुरैना। और याद रखना है अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे जो है पूर्वी जिला कौन सा था। तो आपको याद रखना है जसपुर, जो कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट है, वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी जिला था, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा था। तो आपको याद रखना है जसपुर था, ठीक है ना। कौन सा था? जसपुर, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे जो है साउथ ईस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था। तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, जो कि वर्तमान में जो है किसका पार्ट है? छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है। तो सबसे दक्षिणी जिला दंतेवाड़ा कौन सा था? दंतेवाड़ा था। ये आपको याद रखना है। और अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था? तो ये था झाबुआ। कौन सा था? आपको याद रखना है झाबुआ। आपको याद रखना है कि सबसे जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का जो है सबसे पश्चिमी जिला था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। एक बार फिर से जो है आपको रिवाइज करा देता हूं कि मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, टोटल जिलों की संख्या जो थी 43 थी, टोटल संभाग थे 9, और एरिया जो टोटल क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश के गठन के बाद वो 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर था। ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इस प्रकार से कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, है ना, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी राजधानी जो थी भोपाल थी, है ना, और इससे पहले जो राजधानी थी वो नागपुर थी। इसकी बाउंड्री, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश की जो है बाउंड्री, मतलब सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगती थी? तो 7 राज्यों के साथ। कौन कौन से थे? तो मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ वाली सीमा, उत्तरी सीमा लगती थी वो उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती थी वो बिहार और किसके साथ लगती थी? तो आपको याद रखना है उड़ीसा के साथ। यहाँ BI कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती थी वो आंध्र प्रदेश और किसके साथ लगती थी? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के साथ। और मध्य प्रदेश की जो है सबसे जो है मतलब कि पश्चिमी सीमा लगती थी वो गुजरात राज्य के साथ लगती थी। और मध्य प्रदेश की जो है नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा राजस्थान के साथ लगती थी। तो टोटल 7 राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी अविभाजित मध्य प्रदेश की, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? मुरैना।
टोटल जिलों की संख्या 43 थी। और मध्य प्रदेश का जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था, तो ये जसपुर था। और अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था, तो ये दंतेवाड़ा था। और अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा था सबसे पश्चिमी जिला, तो आपको याद रखना है झाबुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। और आज की क्लास जो है, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं और कल से जो है हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले का निर्माण कब किया गया और कौन से जिले का निर्माण जो है किस जिले से अलग करके किया गया। ये सारी चीज़ें किस समिति का जो है निर्माण किया गया था जिलों के मतलब गठन करने के लिए, है ना। जैसे BR दुबे समिति, सिंहदेव समिति जो है बनाई गई थी जिले मध्य प्रदेश में जो है जिलों के निर्माण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं 1956 से लेकर जो है 2000 तक के जो है पूरे जो है कौन कौन से जिले बनाए गए, कब बनाए गए, है ना। फिर अभी जैसे 2018 का जो है निवाड़ी जिला बनाया गया, 2013 में आगरमालवा। ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं, मतलब वर्तमान तक की स्थिति देखने वाले हैं ये कल की क्लास में, ठीक ना। तो होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।